नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराग जैन और JLCIS में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की रियासतें, जिसके अंतर्गत हम लोग बुंदेला रियासत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न जो राजा हुए हैं उनके बारे में पढ़ा, किस तरीके से मुगलों के साथ उनके संबंध रहे, स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया, किस तरीके से उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, क्या रियासतें थीं, क्या विभिन्न जागीरदारों के वह शासक थे। हमने कल तक चंपत राय बुंदेला या पिछले सेशन में चंपत राय बुंदेला जी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आज हम छत्रसाल बुंदेला के बारे में पढ़ेंगे। छत्रसाल बुंदेला बुंदेली रियासत के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक होंगे, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम देखेंगे कि 11 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 11 से लेके 5 मार्क्स तक इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? छत्रसाल बुंदेला पर टिप्पणी कीजिए, छत्रसाल बुंदेला की राजनीतिक विजयों के बारे में बताइए, औरंगजेब के साथ उनके संबंध पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो उत्तर मुगल कालीन जो शासक थे उनके साथ उनके संबंध पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ उनकी सैन्य व्यवस्था या सैन्य पद्धति के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले छत्रसाल बुंदेला जी, ठीक है ना। तो पन्ना राज्य के वास्तविक संस्थापक बुंदेल केसरी, ठीक है ना। अब देखिए, जब हमने देखा कि पन्ना राज्य की स्थापना किसने की थी, पन्ना राज्य की स्थापना किसने की है? चंपत राय बुंदेला, ठीक है ना। चंपत राय बुंदेला द्वारा पन्ना राज्य की स्थापना की गई। अब उनके पुत्र, तो उस टाइम उन्होंने सिर्फ उसकी स्थापना की, कोई विशेष तरीके से कोई प्रशासनिक व्यवस्थित पद्धति, कोई आपकी राजस्व पद्धति, सैन्य पद्धति आदि का क्या नहीं किया, उन्होंने विस्तार नहीं किया या उसकी स्थापना नहीं की। लेकिन हम देखते हैं कि जो छत्रसाल बुंदेला थे उन्होंने एक तरीके से उस राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इंट्रो में? पन्ना राज्य के वास्तविक संस्थापक। यह कौन से संस्थापक हैं? वास्तविक संस्थापक। साथ ही साथ यदि इनकी उपाधियों की बात की जाए तो प्री में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं बुंदेल केसरी, महाबली, ठीक है ना। दो उपाधियां हैं, बुंदेल केसरी और महाबली। अब बुंदेल केसरी पूछ सकते हैं किसको कहा जाता था, तो छत्रसाल जी को, तथा साथ ही साथ महाबली, ठीक है ना। तो इनकी दो प्रमुख उपाधियां क्या हैं? इसके अलावा इनको बुंदेलखंड का शिवाजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का शिवाजी। ठीक है दोस्तों, तो इनको बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि महाबली, बुंदेल केसरी तथा बुंदेलखंड का शिवाजी किसको कहा जाता है, तो हम बता सकते हैं छत्रसाल बुंदेला को, ठीक है। तो छत्रसाल बुंदेला का जन्म 4 मई 1649 को हुआ, ठीक है। यह याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, यदि आप इंट्रो में लिखते हैं तो ठीक रहेगा, बाकी अगर नहीं भी रहता याद तो चलेगा। इसके अलावा गोंड आदिवासी क्षेत्र में स्थित गाई राज्य पन्ना की स्थापना 1675 में की, ठीक है ना। गोंड आदिवासी क्षेत्र था जो पन्ना का क्षेत्र, उसमें इन्होंने क्या किया था? पन्ना राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कब की? 1675 में। उन्हें शिवाजी महाराज का सानिध्य प्राप्त रहा, ठीक है ना। कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए इनको क्या हुआ था? शिवाजी जो महाराज थे आपके महाराष्ट्र के, उनसे इनका मिलन हुआ तथा साथ ही साथ उनको सानिध्य भी प्राप्त हुआ, ठीक है ना। मतलब कई सारे जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति हुई या जो एक तरीके से उनकी कूटनीति थी वह कहीं ना कहीं शिवाजी से प्रभावित थी, शिवाजी से उन्होंने उसको सीखा, ठीक है ना। तो इसके अलावा स्वामी संप्रदाय के गुरु स्वामी प्राणनाथ से भेंट हुई, ठीक है ना। तो इनके यदि धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो कौन थे? स्वामी प्राणनाथ, ठीक है। स्वामी प्राणनाथ किससे संबंधित थे? स्वामी संप्रदाय से। तो प्री में प्रश्न यहां से भी बनता है, स्वामी प्राणनाथ की समाधि या स्वामी प्राणनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्वामी प्राणनाथ का मेला कहाँ लगता है? पन्ना में, ठीक है ना। स्वामी प्राणनाथ का मेला कहाँ लगता है? पन्ना में। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि स्वामी संप्रदाय के गुरु स्वामी प्राणनाथ से इनकी भेंट हुई, ठीक है दोस्तों। अब यदि इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए, यहां से 5 मार्क्स बिल्कुल बन सकता है कि आपको छत्रसाल की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। 5 मार्क्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं,
ठीक है। तो राजनयिक उपलब्धियां सबसे पहले हमें बताने हैं कि धमोनी सागर गुरिल्ला युद्ध पद्धति से आक्रमण किया, जो धमोनी का उर्स सागर जिले में भरता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो जो धमोनी नामक जगह है सागर जिले में, उस पर इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम अधिकार किया, ठीक है ना। लेकिन वह अधिकार किस तरीके से किया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से, ठीक है ना। गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी, शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज के बाद छत्रसाल देखेंगे आप, इसके अलावा आप देखेंगे बाजीराव प्रथम, ठीक है ना, या अन्य जो राजा हुए। और 1897 क्रांति में भी हम जब देखते हैं तात्या टोपे, भीमा नायक या अन्य जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा क्या किया गया, एक तरीके से गुरिल्ला युद्ध पद्धति का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। अब ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति पूछी जा सकती है 3 मार्क्स में, तो सिंपल सी चीज हम बता देंगे, शिवाजी द्वारा इसका क्या किया गया था, शिवाजी द्वारा इसकी खोज की गई, या इसको प्रणेता कौन थे इसके, शिवाजी। इसमें क्या होता था, एक तरीके से छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों के माध्यम से छुपकर दुश्मन पर प्रहार किया जाता था, तथा एक जब सामने वाले पक्ष को क्या होता था, कोई नुकसान होता था, तो उसके बाद जंगलों में वह भाग जाते थे। मतलब एक तरीके से जंगलों में जिस तरीके से गुरिल्ला होते हैं, आप जा रहे हैं, पीछे से कुछ लोग आए, 2 4 10 लोगों की एक सैन्य टुकड़ी थी, उन्होंने आप पर प्रहार किया और वापस से लौट गए। मतलब एक तरीके से जो आपका पारंपरिक युद्ध पद्धति होती है उससे हटकर थी। इसमें क्या होता था, आप कम लोगों में भी अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकते थे सामने वाले को, ठीक है ना, जो सामने वाला पक्ष होता था उसको अधिक से। और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या होती थी, इससे एक भय की उत्पत्ति होती थी कि यदि आप जंगल में जा रहे हैं और आपको क्या लगेगा, कभी भी हमारे ऊपर प्रहार हो सकता है, आपको कहीं से भी एक तीर आकर आपको लग सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता था, युद्ध करना थोड़ा सा कठिन था। अब जंगल में यदि आप उस जंगल में रह रहे हैं तो आपको वहां के रास्तों के बारे में, वहां की स्थितियों के बारे में अच्छे से होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक भौगोलिक रूप से भी एडवांटेज देता था। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, ठीक है ना, के से आक्रमण किया धमोनी सागर में। इसके अलावा जो मुगल फौजदार थे, मुगल फौजदार तहालवर खां को पराजित किया, ठीक है ना। मुगल फौजदार तहालवर खां, मुगलों के फौजदार थे, उनका नाम क्या था, तहावर खां या तहालवर खां, उनको क्या किया, इन्होंने पराजित किया। इसके अलावा मुगल सूबे नरवर का किला, खैरागढ़, इलाहाबाद, कालपी आदि क्षेत्रों में लूटपाट की। एक तरीके से देखिए गुरिल्ला, जैसे शिवाजी का एक तरीके से कहा जाता है कि वह भी एक तरीके से क्या थे, लूटपाट करते थे, ठीक है ना। उस समय युद्ध की ऐसी ही स्थितियां होती थी। शिवाजी महाराज क्या करते थे कि विभिन्न जो, जैसे उन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, या अन्य जो क्या करते थे उसको लूटते थे, और वहां पर क्या करते थे, एक तरीके से अपना भय स्थापित कर लेते थे, अपने को सरदेशमुखी, या आप क्या कहते हैं, सरदेशमुखी बोलते थे उनको, ठीक है, कि हम उस क्षेत्र के प्रमुख हुए। इसी तरीके से यह भी क्या करते थे, धन के लिए क्या करते थे, प्रत्यक्ष रूप पर उस पर क्या करते थे, नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं कि आपको उस पर सिर्फ लूट मार कर रहे हैं। तो 2 चीजें होती थी, एक तो आपको धन की प्राप्ति हो रही है, साथ ही साथ एक भय, आपका नाम चल रहा है कि भाई ये कभी भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका एक भय उत्पन्न होता था। तो उस समय जो मुगल सूबे थे, मतलब मुगल प्रांत थे, या मुगलों का जिस समय, उस समय क्या था, इन क्षेत्रों पर अधिकार था। आपका नरवर का किला हुआ, खैरागढ़ हुआ, इलाहाबाद, कालपी आदि क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था, लूटपाट की थी, ठीक है ना। जो मुगल सूबे थे उन पर क्या की थी, इन्होंने लूटपाट की। साथ ही साथ जो मुगल फौजदार थे तहालवर खां, इनको पराजित किया था। अब देखिए चित्रकूट के प्रतिनिधि हमीद खां को हरा के फौजदार सैयद लतीफ, भेलसा के अब्दुल समद और धमोने के बहलोल खां लोधी को पराजित किया, ठीक है ना। अब इन्होंने किन किन को, चित्रकूट के प्रतिनिधि, मतलब चित्रकूट में जो मुगल प्रतिनिधि थे हमीद खां, ठीक है, इसके अलावा हटा, ठीक है ना, यह हटा के फौजदार सैयद लतीफ, भेलसा के अब्दुल समद, ठीक है ना, जो भेलसा विदिशा के अब्दुल समद, और धमोनी के बहलोल खां लोधी, ठीक है, जो धमोनी सागर था उसके बहलोल खां लोधी, ठीक है, इन लोगों को इन्होंने पराजित किया। तो यह इनकी राजनीतिक उपलब्धियां। सबसे पहले धमोनी में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रारंभ किया, मुगल फौजदार तहावलर खां को पराजित किया। इसके अलावा मुगल सूबे जो थे, नरवर का किला, खैरागढ़ का किला, इलाहाबाद, कालपी आदि क्षेत्रों में लूटपाट की। इसके अलावा चित्रकूट के प्रतिनिधि हमीद खां को हराया।
इसके अलावा फौजदार सैयद लतीफ हटा के फौजदार थे, भेलसा के अब्दुल समद, विदिशा के अब्दुल समद और धमनों के बहलोल खान लोधी को पराजित किया। अब देखिए, यदि आपसे 5 मार्क्स में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और आप इतना ज़्यादा उनको एकदम डीप तरीके से बता सकते हैं कि धमनों के बहलोल खान लोधी, भेलसा के अब्दुल समद, तो आप देखेंगे आपको बहुत अधिक मार्क्स मिलने की संभावना है। क्या है, सब लिखेंगे नॉर्मल चीज़ें, धमोनी में युद्ध पद्धति से आक्रमण किया या अन्य जो चीज़ें। लेकिन आप यदि इन छोटी छोटी रियासतों के बारे में साथ ही साथ किसको इन्होंने पराजित किया इस चीज को बताते हैं तो आपको 1 से 1.5 नंबर का फायदा है। जो सामान्य प्रश्न में आपको 3 साढ़े 3 नंबर मिलते, उसमें आपको 4 नंबर तक मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो चित्रकूट के प्रतिनिधि हमीद खां को हराया फौजदार सैयद खां हटा के फौजदार, और आपके भेलसा के अब्दुल समद और धमनों के बहलोल खान लोधी। इस तरीके से इनकी हम राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं। अब एक प्रश्न बन सकता है कि औरंगजेब के साथ इनके कैसे संबंध थे। ठीक है ना, औरंगजेब के साथ इनके संबंधों के बारे में बताइए। 5 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि औरंगजेब के साथ छत्रसाल के संबंधों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब के साथ छत्रसाल के कैसे संबंध थे। तो सबसे पहले आंख मिचौली की नीति का अनुसरण किया। मतलब इन्होंने प्रारंभ में क्या किया, आंख मिचौली की नीति, मतलब कहीं इन्होंने बात की, कहीं बात नहीं की, कहीं प्रत्यक्ष रूप से सामना किया, कहीं नहीं किया। मतलब एक तरीके से बचते भागते फिरते रहे उन्होंने। ठीक है ना। औरंगजेब से प्रारंभ में जब औरंगजेब शक्तिशाली था और इनके पास शक्तियां नहीं थी तो इन्होंने क्या किया, कूटनीति का प्रयोग किया। ठीक है ना। देखिए, चाहे आपके शिवाजी हों या चाहे आपके छत्रसालों, इनकी सफलता का एक प्रमुख कारण क्या था कि जो पारंपरिक भारतीय युद्ध पद्धति थी जिसमें क्या करते थे, भारतीय लोग कूटनीति का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं, सभी ने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो किस तरीके से खिलजी ने कूटनीति का प्रयोग किया और कहीं ना कहीं उन जो राजा थे उनको पता था, क्या पता था कि कहीं ना कहीं वह क्या कर सकते हैं, रतन सिंह को पता था कि वह आक्रमण करेगा, गलत नीतियों का पालन करेगा, लेकिन वह फिर भी क्या कर रहे थे, उसके युद्ध का सामना किया, प्रत्यक्ष रूप से गए, उस पर विश्वास किया और अंत में उनको धोखा मिला। ठीक है ना। तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय या जो राजपूत युद्ध शैली या सैन्य पद्धति के पतन का प्रमुख कारण क्या है, तो उसमें यह बात आएगी कि अपन क्या करते थे, युद्ध में भी धर्म का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। हम सामने प्रत्यक्ष रूप से लड़ेंगे, रात के समय नहीं लड़ेंगे, किसी अनैतिक तरीके से नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना। कहीं गुप्त संधियां नहीं करेंगे, मतलब इस तरीके से। लेकिन चाहे छत्रसाल हो या शिवाजी, इन्होंने क्या किया, व्यवहारिक बात की, आदर्शवादी ना होकर ये व्यवहारिक थे और इनकी व्यवहारिकता ही कारण था कि यह सफल हुए। अन्य राजपूत राजाओं की अपेक्षा यह सफल हुए। तो सबसे पहले आंख मिचौली की नीति का अनुसरण किया। ठीक है, आज भाई तुम शक्तिशाली हो, हम तुम्हारे सामने नहीं आते, कल हमारा समय आएगा, हम फिर बताएंगे। इसके अलावा औरंगजेब के दक्षिण आक्रमण के समय धमोनी और महोबा पर आक्रमण किया। अब देखिए, जब औरंगजेब ने दक्षिण पर आक्रमण किया तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण आक्रमण मतलब दक्कन पर आक्रमण, जब वह आपके शिवाजी के साथ या अन्य जो राजपूत राजाएं थे या अन्य जो राजा थे उनके साथ जब वह क्या कर रहे थे, औरंगजेब उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा था या फिर उन पर आक्रमण कर रहा था या दक्षिण भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्या करना चाहता था, तो बीजापुर हुआ या अन्य अहमदनगर, उनको क्या करना चाह रहा था, दबाना चाह रहा था। तो इसका फायदा उठाकर कि औरंगजेब वहां पर बिजी है, इन्होंने क्या किया, धमोनी और महोबा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है ना। धमोनी सागर और महोबा पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि वह वहां बिजी है तो उसकी शक्ति भी कम हो गई और एक तरीके से उसका उतना ध्यान भी नहीं है, तो आप उस समय क्या कर सकते हो, आक्रमण कर सकते हो। इसके अलावा 1706 में जब औरंगजेब स्वयं बुंदेलखंड आने का निर्णय किया तो छत्रसाल ने मुगल मनसब स्वीकार कर ली। अब देखिए कितने ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे कि जब 1706 में औरंगजेब को पता चला कि छत्रसाल नामक एक स्थानीय राजपूत राजा क्या कर रहा है, उनके जो मुगल साम्राज्य उसको कमजोर कर रहा है तथा उनके विजित प्रदेशों पर आक्रमण कर रहा है या उनके विजित प्रदेशों को जीत रहा है, तो उन्होंने क्या किया, निर्णय किया कि वह स्वयं आके क्या करेंगे, छत्रसाल को हराएंगे या उस क्षेत्र में शांति स्थापित करेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तब जाके छत्रसाल को जैसे ही पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वह क्या थे, बहुत ही ज्यादा होशियार थे, कूटनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने क्या किया,
मुगल मनसब स्वीकार कर लिया। मतलब उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके राज्यों को छोड़ते हैं, आप हमें एक मुगल मनसब दे दीजिए। मनसबदारी प्रथा या व्यवस्था सभी को पता है। मनसबदारी प्रथा क्या होती थी? एक तरीके से मनसब यानी जात और सवार के रूप में आपको पद दिए जाते थे। जात मतलब आपको इतना पैसा दिया जाएगा और सवार मतलब आपको इतने सैनिक और घोड़े रखने होंगे। आप क्या होता था इसमें, कोई विशेष क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे एक गांव हुआ, उस गांव में आपको मनसब दे दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आपको 1000 का मनसब दे दिया, मतलब 1000 आपको मुद्राएं मिलेंगी, साथ ही साथ उसके बदले आपको क्या करना होगा, आपको कुछ सैनिक और कुछ घोड़े अपने पास रखने होंगे। इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं राजा को सैनिकों की व्यवस्था हो जाती थी, ठीक है, और उसका दायित्व किस पर होता था? मनसब पर, और साथ ही साथ उस भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो जाता था। भाई कभी भी मनसब को बदल सकते थे, उनका मनसब कम कर सकते थे, उनके मनसब को बढ़ा सकते थे। इस तरीके से क्या थी, यह अकबर द्वारा क्या किया गया था, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना, ठीक है, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। जैसे हम इल्तुतमिश के समय में इक्तेदारी प्रथा पढ़ते हैं, इसी तरीके से औरंगजेब अपने आपके अकबर के समय में क्या हुआ था, मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ था। तो औरंगजेब के साथ औरंगजेब ने उसको आगे बढ़ाया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1706 में जब औरंगजेब ने स्वयं बुंदेलखंड आने का निर्णय किया तो छत्रसाल द्वारा क्या किया गया, मनसब स्वीकार कर लिया कि भाई हम आपके अधीन हैं, हम आपके मनसब हैं, ठीक है। देखिए आप इनकी चालाकी। इसके बाद 4000 राजा की उपाधि, 1707 राजा की उपाधि बसिया के युद्ध के समय। अब देखिए मनसब कितने रुपए का, 4000 रुपए का, मतलब 4000, अधिकतम ऐसा माना जाता है कि 5000 का मनसब दिया जाता था। कई राजाओं को क्या है 7000 तक के मनसब दिए गए, लेकिन एक स्टैंडर्ड बात की जाती है तो 5000 रुपए का तक का मनसब दिया जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते थे अमीर उम्दा, ठीक है। तो 4000 मतलब लगभग सर्वोच्च के आसपास उनको मनसब दिया गया। और राजा की उपाधि 1707 में आपसे प्रश्न बन सकता है प्री में कि छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी, तो आपको याद रखना होगा कि छत्रसाल को राजा की उपाधि देने वाला कोई और नहीं, औरंगजेब था, ठीक है ना। 1707 में राजा की उपाधि कब दी, जब 1707 में बसिया के युद्ध में औरंगजेब और किसके मध्य, आपके छत्रसाल के मध्य क्या हुआ, पहले तो इन्होंने 1706 में क्या कर लिया, मनसब स्वीकार कर लिया 4000 रुपये, लेकिन फिर 1707 में जैसे ही वह वापस लौटा तो क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, युद्ध कर दिया। तो फिर इनके मध्य क्या हुआ, मुगलों के मध्य और आपके छत्रसाल के मध्य युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं बसिया का युद्ध। 3 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो हम बता देंगे कि 1707 में हुआ। इसके अलावा किसके मध्य हुआ, छत्रसाल और मुगलों के मध्य हुआ, जिसमें क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से छत्रसाल की विजय हुई और मुगल छत्रसाल के साथ संधि करने के लिए विवश हुए। एक तरीके से यदि मुगल साम्राज्य जैसा बड़ा साम्राज्य अपने छत्रसाल जैसे एक स्थानीय राजपूत राजा के साथ संधि का प्रश्न उठता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से छत्रसाल की विजय हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से किसकी हुई, छत्रसाल की विजय हुई। और इसी दौरान औरंगजेब द्वारा छत्रसाल को राजा की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका बसिया का युद्ध था। हम बता देंगे कि 1707 में औरंगजेब द्वारा बसिया के युद्ध में इनको राजा की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई, औरंगजेब द्वारा। तो औरंगजेब के साथ इनके संबंध किस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में आग में चौली से लेकर एक तरीके से औरंगजेब द्वारा उनके समक्ष समर्पण कर दिया गया और उनको राजा की उपाधि दी गई। इस तरीके से उतार चढ़ाव भरे संबंध रहे। 5 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब उत्तराधिकारी के साथ संबंध, मतलब औरंगजेब के साथ जो औरंगजेब के बाद जो राजा हुए हैं उनके साथ उत्तर मुगलकालीन जो राजा थे उनके साथ उनके क्या संबंध थे।
ठीक है दोस्तों, उत्तर मुगल कालीन क्या संबंध थे, ठीक है ना, उत्तराधिकारियों के साथ उनके कैसे संबंध थे। सबसे पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह ने छत्रसाल को राजा की उपाधि व 5,000 रुपए का मनसब प्रदान किया। देखिए अब इनका मनसब, औरंगजेब ने कितने का मनसब दिया था, औरंगजेब ने इनको मनसब दिया था आपका 4,000 रुपए का, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब के साथ कौन हुए, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम, जिसको क्या बोलते थे, शाह बेखबर, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम को क्या बोला जाता था, शाह बेखबर, जिसको खबर नहीं रहती थी कि प्रशासन में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जो मुगल बादशाह बहादुर शाह थे, उन्होंने क्या किया, पुनः उनको राजा की उपाधि भी दी, साथ ही साथ 5,000 रुपए का मनसब प्रदान किया, ठीक है ना। कितने का मनसब प्रदान किया, 5,000 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा 1710 ईस्वी में बहादुर शाह की सेना में छत्रसाल ने शामिल होकर सिखों के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि राजनीति में कोई भी आपका निश्चित रूप से ना ही शत्रु रहता है और ना ही आपका कोई मित्र रहता है। जहां हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वह हिंदू अधिनायक है, ठीक है, हिंदू अधिनायक है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उन्हीं हिंदू अधिनायकों ने या उन्हीं हिंदू रत्न छत्रसाल ने क्या किया, बहादुर शाह की सेना में छत्रसाल ने शामिल होकर 1710 ईस्वी में जब बहादुर शाह की इन्होंने मनसब प्रदान किया, तो अब इनका क्या कर्तव्य बनता है कि युद्ध के समय बहादुर शाह को क्या दें, सैनिक दें, ठीक है, सेना दें। तो इन्होंने क्या किया था, छत्रसाल ने उनकी सेना में शामिल होकर सिखों का दमन किया। जब सिख और उत्तर मुगल कालीन शासकों के मध्य युद्ध चल रहा था या स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी या आधिपत्य की लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू या सिख कहिए जो हमारे, उनको दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। अब यहाँ आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या चल रहा है, आपने हमें मनसब प्रदान किया, उसके बदले हम आपको सहायता देंगे। तो मुगलों ने जब सिखों का क्या किया, दमन किया, तो उसमें आपके छत्रसाल जी ने क्या किया, किसका साथ दिया, आपके मुगलों का साथ दिया। अब देखिए 1710 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध अभियान में सहायता की, ठीक है ना। अब 1713 में मराठों के विरुद्ध अभियान में सहायता की। देखिए कहीं ना कहीं शिवाजी ने उनकी सहायता की, शिवाजी ने बड़े स्तर पर उनकी सहायता की, विभिन्न स्तरों पर उनको चीज़ें सिखाई, उनको प्रशासनिक व्यवस्था सिखाई, कूटनीतिक व्यवस्था सिखाई। लेकिन जब उन्होंने 5,000 रुपए का मनसब बहादुर शाह की सेना में जाकर क्या किया, स्वीकार किया, तब आप देखेंगे कि मराठों के विरुद्ध जब उत्तर मुगल कालीन शासकों ने या मुगलों ने अभियान किया, तो उसमें यह मराठों के साथ शामिल हो गए, ठीक है, यह मराठों के साथ क्या हो गए, शामिल हो गए। अब आप देखिए कि पहले इन्होंने सिखों का दमन किया, उसके साथ ही साथ जिनसे इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति सीखी, जिससे इन्होंने सनातन हिंदू परंपरा को बढ़ाने का कार्य सीखा, उन्हीं के विरुद्ध 1713 ईस्वी में यह आपके बहादुर शाह प्रथम के साथ मिल गए और इन्होंने क्या कर दिया, उनका साथ दिया, ठीक है ना। तो राजनीति में ना ही कोई परमानेंट शत्रु, ना ही कोई परमानेंट मित्र, ना ही धर्म, ना ही जाति, कुछ भी नहीं, केवल एकमात्र आपका निजी स्वार्थ और आपका निजी राज्य, ठीक है दोस्तों। पर अब इसके बाद देखेंगे कि फिर इसके बाद कौन आए, फर्रुखसियर, ठीक है ना। फर्रुखसियर को क्या बोला जाता था, घृणित कायर, ठीक है, फर्रुखसियर को क्या बोला जाता था, घृणित कायर। अब फर्रुखसियर ने क्या किया, जो इनको 4,000 से 5,000 किसने किया था, आपके बहादुर शाह प्रथम ने। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, अब भाई इतनी सहायता कर रहे हैं, सिखों के अभियान में आपका सहायता दे रहे हैं, मराठों के अभियान में आपका सहायता दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो भाई अब तुम भी मजे करो। तो उन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर छत्रसाल को 6,000 का मनसब दे दिया, मनसब और बढ़ा दिया, अब 6,000 का मनसब दे दिया। मतलब उस समय इतना अधिक मनसब चुनिंदा ही लोगों को दिया जा रहा था, मतलब यह अब मुगलों के बहुत अधिक करीबी हो गए, ठीक है ना। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, छत्रसाल को 6,000 रुपए का मनसब दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इनका क्या रहा, अन्य जो उत्तरकालीन या उत्तर मुगल कालीन जो आपके शासक थे उनके साथ उनके संबंध थे। अब अन्य इनकी युद्ध की बात की जाए या अन्य जो इनकी सैन्य उपलब्धियां या आप इनके राजनीतिक जीवन की बात करें, सबसे पहले मोहम्मद खां बंगश से इनका युद्ध हुआ, ठीक
ठीक है ना। मोहम्मद खां बंगस से इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ। एक अफगानी मूल का शासक था मोहम्मद खां बंगस, बहुत ही बर्बर शासक था मोहम्मद खां बंगस। तो मोहम्मद खां बंगस से युद्ध हुआ। प्रथम बार में क्या हुआ कि मोहम्मद खां बंगस ने इनके साम्राज्य की चूल्हे हिला दी और वह जीत गया। इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी बार में क्या हुआ। फिर जब दूसरी बार उन्होंने पुनः युद्ध के लिए कहा बंगस ने, तो इन्होंने क्या किया, यह भाग गए, कौन, छत्रसाल जी, और यह पेशवा बाजीराव के पास पहुंचे। और पेशवा बाजीराव के पास पहुंचकर इन्होंने क्या किया, बंगस को पराजित करने के लिए संधि कर ली, ठीक है ना। और मोधा के युद्ध में फिर पराजित किया और बंगस को पराजित किया, ठीक है ना। देखिए, पहले मोहम्मद खां बंगस ने इन पर आक्रमण किया जिसमें छत्रसाल की हार होती है। इसके बाद यह सहायता के लिए पुनः किसके पास पहुंचते हैं, मराठों के पास, जिनको पहले इन्होंने दमन में साथ दिया था मुगलों का, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके बाजीराव मस्तानी मूवी में भी आपने देखा होगा कि मोहम्मद खां बंगस के युद्ध में किस तरीके से पेशवा बाजीराव इसी युद्ध के दौरान सहायता करने के लिए जब आते हैं, तब उनकी बाजीराव से क्या होती है, पहली बार इनका मिलन होता है या मिलते हैं, ठीक है ना। तो यह वही घटनाक्रम है। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार वह हार गए मोहम्मद खां बंगस से, द्वितीय बार में यह पहुंचे, पेशवा बाजीराव ने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, उनसे संधि कर ली कि यदि वह आप पर आक्रमण करता है तो हम आपका सहायता देंगे, और हुआ भी वैसे ही। उन्होंने जब पुनः आक्रमण हुआ तो इन्होंने उनकी सहायता की, और उसमें पेशवा बाजीराव की सहायता और छत्रसाल के साथ मिलकर क्या हुआ, मोहम्मद खां बंगस को हरा दिया गया, ठीक है ना। तो अन्य युद्ध में फिर जो दूसरा युद्ध था उसको क्या बोलते हैं, मोधा का युद्ध, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोधा का युद्ध। तो मोधा के युद्ध में क्या हुआ, बंगस पराजित होता है, ठीक है ना। छत्रसाल ने मोधा के युद्ध में इनको पराजित किया। इस तरीके से हम छत्रसाल की सैन्य उपलब्धियां या राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बता सकते हैं। 11 मार्क्स में भी पूछें तो आप बता देंगे औरंगजेब के साथ कैसे संबंध रहे या क्या उपलब्धियां रहीं। इसके अलावा प्रारंभिक जीवन में उन्होंने किस किस को हराया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इनके उत्तर मुगल कालीन और फिर मोहम्मद खां बंगस के साथ युद्ध का भी हम वर्णन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपके छत्रसाल जी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बुंदेला वंश के जो अन्य राजा हुए या अन्य जो छोटी छोटी रियासतें थी उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ठीक है, छत्रसाल से बाकायदा 5 मार्क्स में प्रश्न बन सकते हैं, 11 मार्क्स में तो आपको दोनों ही तैयार रखने हैं। 11 मार्क्स में सीधा पूछ सकते हैं, आपको सभी बताना है। 5 मार्क्स में मोहम्मद खां बंगस के साथ युद्ध का वर्णन पूछ सकते हैं, उत्तर मुगल कालीन राजाओं के साथ उनके संबंध पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आपके औरंगजेब के साथ संबंध या प्रारंभिक उपलब्धियां जो हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने आपके धमोनी के राजा, नरवर के सूबेदार या अन्य जो सूबेदार थे आपके प्रयागराज, कालपी आदि के सूबेदारों को हराया था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हृदय शाह बुंदेला, ठीक है ना। हृदय शाह बुंदेला कौन थे, तो अब छत्रसाल के पुत्र, पन्ना के उत्तराधिकारी चंपत राय के पुत्र कौन थे, आपके छत्रसाल। अब छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार कौन बनते हैं, हृदय शाह। कब से कब तक इनका शासनकाल, 1732 से 1739, 1732 से लेके 1739। अब देखिए, रीवा राज्य को जीता तथा बुंदेली दरवाजे का निर्माण करवाया। अब इन्होंने क्या किया कि पन्ना के ठीक है, पन्ना के राजा थे। इसके बाद इन्होंने किया जो इनसे लगा हुआ क्षेत्र था रीवा राज्य, उसको इन्होंने जीता। तो हृदय शाह की उपलब्धियों की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने क्या उपलब्धि की भाई, रीवा राज्य को जीत लिया, रीवा राज्य को इन्होंने जीता। साथ ही साथ बुंदेली दरवाजा, बहुत ही फेमस है बुंदेली दरवाजा, उसका निर्माण कराया। प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है, बुंदेली दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, आपको बताना है। बुंदेली दरवाजे का निर्माण हृदय शाह द्वारा करवाया गया। इसके अलावा 1736 ईस्वी में इन्होंने बीर सिंहपुर पर आधिपत्य कर लिया। जो बीर सिंहपुर रियासत थी उस पर इन्होंने आधिपत्य कर लिया। एक तरफ इन्होंने रीवा जीता, इसके बाद इन्होंने क्या जीता, बीर सिंहपुर। इसके अलावा गड़ाकोटा के निकट इन्होंने हृदय नगर बसाया। अब आप देखेंगे हृदय शाह क्या बसाएंगे, हृदय नगर। तो गड़ाकोटा नामक स्थान के निकट इन्होंने एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम क्या था, हृदय नगर।
गढ़ाकोटा के निकट इन्होंने एक क्या किया, नगर बसाया जिसका नाम क्या था, हृदय नगर। तो आप बता सकते हैं सबसे पहले छत्रसाल के पुत्र थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, रीवा राज्य को जीता, बीरसिंहपुर राज्य को जीता। सबसे महत्वपूर्ण बुंदेली दरवाजे का निर्माण करवाया। इसके अलावा गढ़ाकोटा के निकट इन्होंने क्या बसाया, हृदय नगर। 3 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बुंदेली रियासत के ही अंतर्गत एक छोटी सी रियासत थी, जैसे बारचंदेरी की रियासत हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार आपकी एक रियासत है जिसका नाम है दतिया रियासत। ठीक है ना। दतिया किसके लिए प्रसिद्ध है, माँ पीताम्बरा पीठ के लिए। ठीक है ना। दतिया भी वर्तमान में हम किस लिए देखते हैं, माँ पीताम्बरा पीठ। ठीक है ना। जो आपके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं उनका क्षेत्र है दतिया। अब देखिए, वीर सिंह बुंदेला ने अक्टूबर 1626 को छठे पुत्र भगवान दास बुंदेला को बडौनी दतिया की जागीर दी। अब देखिए, जो वीर सिंह बुंदेला थे उन्होंने क्या किया, उनका जो छठवें पुत्र थे भगवान दास बुंदेला, तो दतिया रियासत की स्थापना किसने की, भगवान दास बुंदेला ने। ठीक है। प्रश्न प्री में पूछा जा सकता है, दतिया रियासत की स्थापना किसने की, तो बताना होगा भगवान दास बुंदेला ने दतिया रियासत की स्थापना की, बड़ौनी या दतिया। ठीक है ना। पूरा नाम क्या था, बड़ौनी दतिया की जागीर थी। अब यदि दतिया रियासत के मुख्य शासकों की बात की जाए कि कौन थे, सबसे पहले भगवान दास बुंदेला जिन्होंने स्थापना की। इसके अलावा शुभकरण बुंदेला, दलपतराव बुंदेला और रामचंद्र बुंदेला। दतिया रियासत 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे। सबसे पहले भगवान दास बुंदेला ने क्या स्थापना की, बड़ौनी दतिया की जागीर की स्थापना की। मुख्य शासक इसके भगवान दास बुंदेला के अतिरिक्त आपके शुभकरण बुंदेला, दलपतराव बुंदेला, रामचंद्र बुंदेला आदि थे। अब भगवान राव बुंदेला 3 मार्क्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बड़ौनी दतिया की रियासत की स्थापना की। तो थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं कि आपके भगवान राव बुंदेला कौन थे। दतिया के प्रथम शासक 1626 ईस्वी में दतिया की गद्दी पर बैठे। ठीक है ना। 1626 ईस्वी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1626 ईस्वी में यह क्या, दतिया की गद्दी पर बैठे। 1626 ईस्वी में दतिया की गद्दी पर बैठे। ठीक है। महावत खां के विद्रोह का दमन किया और अपने भाई जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दमन किया। ठीक है ना। सबसे पहले महावत खां थे। ठीक है ना। मुगल फौजदार महावत खां थे, उनके विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा इनके भाई थे जुझार सिंह बुंदेला, उनके भी विद्रोह का क्या किया, दमन किया। तो इन्होंने महावत खां के विद्रोह का दमन, साथ ही साथ अपने भाई जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। तो हम बता देंगे प्रथम शासक थे, 1626 में स्थापना की, दतिया रियासत की स्थापना की। इसके अलावा महावत खां का विद्रोह और इन्होंने अपने भाई जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया। भगवान सिंह बुंदेला आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप उस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। दतिया बागौर के ये क्या थे, रियासत के संस्थापक थे। अब देखिए, तारीख ए दिलखुशा आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तारीख ए दिलखुशा, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी इसका वर्णन आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले भीमसेन सक्सेना या भीमसेन जोशी, इसके रचनाकार का नाम क्या है, भीमसेन सक्सेना या भीमसेन जोशी। प्री में भी इससे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, एक कृति है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कृति है। मध्य भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो भीमसेन सक्सेना या भीमसेन जोशी, प्री में सीधा प्रश्न बन सकता है, तारीख ए दिलखुशा की रचना किसने की। तो आपको याद रखना है, तारीख ए दिलखुशा की रचना किसने की, भीमसेन जोशी। ठीक है। दतिया के जो रियासत के राजा शुभकरण को इन्होंने क्या किया है, वीर एवं पराक्रमी बताया है। जब हमने अभी पढ़ा दतिया रियासत के बारे में, तब हमने देखा कि भगवान दास के बाद दूसरा कौन से राजा थे, आपके शुभकरण बुंदेला। तो जो शुभकरण बुंदेला जो एक प्रमुख शासक थे, उनको भीमसेन जोशी ने उनकी पुस्तक तारीख ए दिलखुशा में क्या बताया है, एक पराक्रमी राजा बताया है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि शुभकरण बुंदेला को दतिया रियासत के जो राजा थे उनको क्या है, भीमसेन सक्सेना या भीमसेन जोशी द्वारा तारीख दिलकुशा में क्या बताया गया है, बहुत ही पराक्रमी राजा बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जैतपुर राज्य। जैतपुर राज्य क्या था, ठीक है ना, जैतपुर राज्य यह आपका क्या हुआ, अभी दतिया राज्य। अब दतिया राज्य के बाद देखते हैं हम जैतपुर राज्य। 3 मार्क्स में, साथ ही साथ 5 मार्क्स में भी जैतपुर मार्क्स पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी 1857 की क्रांति के साथ साथ 1842 के बुंदेला विद्रोह में भी इसकी भूमिका रही। ठीक है ना, तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में ही यह पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे। सबसे पहले जगतराज द्वारा स्थापना छत्रसाल के पुत्र, ठीक है ना, छत्रसाल के पुत्र जगतराज, छत्रसाल के पुत्र थे जो जगतराज, उनके द्वारा क्या गया जैतपुर राज्य की स्थापना की गई। छत्रसाल के पुत्र, उनका नाम था जगतराज। तो जगतराज ने अपने ही नाम के समान एक राज्य की स्थापना की या एक रियासत की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, जैतपुर। ठीक है, अब देखिए 1813 ईस्वी में पारीछत उत्तराधिकारी बने। 1813 ईस्वी में जो पारीछत नाम के राजा थे वह इसके उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा 1842 के बुंदेला विद्रोह के मुख्य प्रणेता, ठीक है ना, पारीछत के बारे में बिल्कुल आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पारीछत कौन थे तो बता देंगे आप, जैतपुर राज्य से संबंधित थे। 1842 के जो बुंदेला विद्रोह था उसके मुख्य प्रणेता थे। ठीक है ना, 1842 का बुंदेला विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है, ऑल्दो 11 मार्क्स में भी आपसे यह पूछा जा सकता है। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन बहुत ही प्रमुख विद्रोह था। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति का महत्व है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के इतिहास में 1842 के बुंदेला विद्रोह का महत्व है। ठीक है ना, एक तरीके से यह 1857 की क्रांति के पहले का एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था जिसने अंग्रेजी रियासत को हिला दिया। ठीक है ना, एक तरीके से यह इस तरीके का था। ठीक है, अब सबसे पहले 1842 के बुंदेला विद्रोह के मुख्य प्रणेता, इसके अलावा बुढ़वा मंगल योजना की नींव रखी। जो बुंदेला विद्रोह था उसके अंतर्गत ही बुढ़वा मंगल योजना थी, उसकी नींव रखी। तो एक तरीके से मुख्य सूत्रधार प्रणेता, सभी जो बुंदेला विद्रोह था उसके प्रमुख प्रणेता कौन थे, आपके जैतपुर के राजा पारीछत। इसके अलावा उन्होंने 14 अक्टूबर 1844 को अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया। ठीक है ना, अंग्रेजों के समक्ष जब हम देखते हैं 1842 का बुंदेला विद्रोह होता है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1844 में अंग्रेजों के समक्ष क्या किया था, समर्पण किया। जब इनको पता चला कि अब यह आपका बुंदेला विद्रोह है, अधिक लंबे समय तक नहीं चलेगा और इनकी हार निश्चित है, तो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया। पारीछत की जो विधवा रानी थी रजो, उन्होंने 1857 की क्रांति में झिंझन के जागीरदार देशपत राव बुंदेला के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो इनकी फिर पारीछत कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जो रानी थी रजो, ठीक है ना, उनकी रानी क्या थी, रजो, उनका नाम क्या था, रजो, रानी रजो। उनने 1857 की क्रांति में क्या किया था, झिंझन के जागीरदार थे देशपत राव बुंदेला के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो रजो के बारे में भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, रानी रजो 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बता देंगे जैतपुर रियासत की रानी थी। इसके अलावा पारीछत की पत्नी थी और 1857 की बहुत ही पराक्रमी और वीर थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्रांति में सहयोग दिया, तो ऐसे शब्द आपको स्वयं जोड़ देने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में आपके पारीछत की मृत्यु के बाद झिंझन के जागीरदार देशपत राव बुंदेला के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में भाग लिया। इस तरीके से आप बता सकते हैं जैतपुर राज्य के बारे में, साथ ही साथ रानी रजो के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले जगतराज द्वारा स्थापना जैतपुर की, छत्रसाल के है कौन थे, पुत्र थे। इसके अलावा इनके उत्तराधिकार हुए पारीछत। अब पारीछत आपसे पूछा जा सकता है, तो पारीछत के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी है। सबसे पहले बुंदेला विद्रोह, बुढ़वा मंगल, इसके अलावा इन्होंने 1844 में अंग्रेजों समक्ष समर्पण किया और इनकी जो रानी थी वह भी कैसी थी, बहुत अधिक पराक्रमी और वीर थी। ठीक है ना, वीरांगना थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके झिंझन के जागीरदार देशपत राव बुंदेला के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, अब
बात करते हैं शाहगढ़ रियासत की। ठीक है, शाहगढ़ रियासत प्री में 2018 की प्री में शायद या 19 की प्री में शाहगढ़ रियासत से प्रश्न बने थे। ठीक है ना, 2 प्रश्न बने थे। तो शाहगढ़ रियासत वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। शाहगढ़ रियासत के बारे में सबसे पहले हृदय शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो प्री में प्रश्न बन सकता है शाहगढ़ रियासत की स्थापना किसने की, तो हृदय शाह, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं बखतबली। अब हृदय शाह द्वारा तो स्थापना कर दी गई, अब बात करते हैं बखतबली की। बखतबली, तो बखतबली अर्जुन सिंह के निसंतान होने पर उन्होंने तखत सिंह के पुत्र बखतबली को गोद लिया। तो अब बखतबली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो बखतबली कैसे, जो हृदय शाह थे उनके आने वाले काल में कौन थे, अर्जुन सिंह जो उत्तराधिकारी हुए। अर्जुन सिंह का क्या था, निसंतान थे, उनके पास पुत्र नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो तखत सिंह थे, जो उनके एक प्रमुख विशिष्ट थे तखत सिंह, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था बखतबली। ठीक है ना, तो उनको उन्होंने गोद लिया था। तो इस तरीके से बखतबली शाहगढ़ के सिंहासन पर बैठे। ठीक है ना, इस तरीके से शाहगढ़ के सिंहासन पर बैठे। तो बता देंगे अर्जुन सिंह के निसंतान होने पर तखत सिंह के पुत्र बखतबली को गोद लिया। अब इसके अलावा अगर बखतबली की बात की जाए तो उन्होंने बुढ़बा मंगल और बुंदेला विद्रोह इनके समय में हुआ, मतलब बुढ़बा मंगल और बुंदेला विद्रोह इनके समय में हुआ। जैसे हमने देखा कि जैतपुर के राजा पारीछत के समय उन्होंने क्या किया था, मुख्य प्रणेता थे। इसी तरीके से इनके समय में बुढ़बा मंगल और क्या हुआ, बुढ़बा मंगल और बुंदेला विद्रोह हुआ। लेकिन यह क्या कर रहे थे, उस समय इन्होंने क्या किया था बुंदेला विद्रोह में, कि इन्होंने अपनी भारतीय देसी रियासतों या फिर बुंदेलखंड की रियासतों का साथ ना देकर अंग्रेजी शासन का साथ दिया। ठीक है ना, एक तरीके से यह क्या थे, अंग्रेजों के मतलब पक्षकार थे, इन्होंने उनका साथ दिया। देखिए, उन्होंने बुढ़बा मंगल और बुद्र मतलब उनके समय में, इनके समय में यह हुआ। इसके अलावा 1842 ईस्वी में इन्होंने हृदय शाह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंपा। अब आप देखिए, यहाँ एक जो हृदय शाह यहाँ पर है, यह दूसरे हृदय शाह है, कंफ्यूज नहीं होना है। हृदय शाह नाम के पहले एक राजा हुए। ठीक है ना, हृदय शाह नाम के राजा हुए जिन्होंने शाहगढ़ की स्थापना की। ठीक है ना, अब इनका कालखंड समाप्त। अब इसके बाद देखते हैं हम अर्जुन सिंह होते हैं। अर्जुन सिंह के होने पर इनके तखतबली को, मतलब इनके पुत्र तखत सिंह को के पुत्र बखतबली को गोद लिया जाता है। फिर अब देखते हैं हम कि एक दूसरे अन्य राजा हुए हैं शाह, क्या, हृदय शाह। जो हृदय शाह हुए हैं दूसरे राजा, फिर इनको पकड़वाया है इन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में। ठीक है ना, 1842 के जो बुंदेला विद्रोह था उसमें क्या है, हृदय शाह। यह कौन से हृदय शाह हैं, हीरापुर वाले, जो हीरापुर के हृदय शाह थे। ठीक है ना, जो देखिए शाहगढ़ रियासत थी, उसके अंतर्गत एक छोटी सी जागीर थी जिसका नाम क्या था, हीरापुर। ठीक है ना, उसका क्या नाम था, हीरापुर। अब उस हीरापुर में भी एक हृदय शाह नाम के क्रांतिकारी हुए। इन्होंने 1842 के विद्रोह में पारीछत के साथ मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हृदय शाह ने, जो हीरापुर के शासक थे, उन्होंने विद्रोह किया था, जिसमें क्या हुआ था कि आपके बखतबली जी जो थे उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेजों का साथ देने के कारण इन्होंने क्या किया था, हृदय शाह जो हीरापुर के शासक थे उनको पकड़वा दिया था। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी समझ आई होगी। अब इसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति में राजा मदन सिंह ने बानपुर और लक्ष्मीबाई के साथ त्रिगुट संधि की। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हम देखते हैं कि 1842 के विद्रोह में क्या हुआ, पहले इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है ना, अंग्रेजों का साथ दिया, इन्होंने हीरापुर के हृदय शाह को पकड़वा दिया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें धोखा दिया और जिसके कारण इन्होंने गड़ाकोटा के कारण इन्होंने क्या किया था, उनका साथ दिया था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इन्हें एक लालच दिया था कि आपको हम गड़ाकोटा देंगे, लेकिन वह बाद में मुकर गए। इस कारण से 1857 क्रांति में रुष्ट हुए और इन्होंने पुनः भारतीयों का या भारतीय देसी रियासतों का साथ दिया। उसी में देखते हैं कि 1857 की क्रांति में राजा मदन सिंह थे जो बानपुर के राजा थे, और लक्ष्मी शाही के साथ मिलकर बखतबली ने क्या किया था, एक त्रिगुट यानी एक 3 लोगों का संधि की थी। ठीक है दोस्तों,
फिर 1857 क्रांति के दौरान बखत बली के सेनापति बौद्धन दहुआ ने गड़ाकोटा पर आक्रमण किया, परंतु हीरोज द्वारा समन। अब देखिए, बखत बली के साथ साथ इनके सेनापति हैं, उनका नाम है बौद्धन दहुआ, ठीक है ना। बौद्धन दहुआ, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों में। तो बौद्धन दहुआ ने, इनके जो सेनापति थे, इन्होंने क्या किया था, 1857 क्रांति में क्या किया था, गड़ाकोटा पर आक्रमण करके कुछ समय के लिए उस पर अधिकार किया, परंतु हीरोज द्वारा फिर उसका दमन कर दिया गया। हीरोज द्वारा क्या कर दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति के दौरान बखत बली के सेनापति बौद्धन दहुआ ने गड़ाकोटा पर आक्रमण किया, परंतु हीरोज द्वारा उसका दमन किया। और फिर हम देखेंगे अंत में 6 जुलाई 1858 को बखत बली द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया, ठीक है ना। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब इनको लगा कि गड़ाकोटा भी हाथ से निकल चुका है और भगत बली जैसे सेना नायक पकड़े गए हैं, तो इन्होंने फिर माफ कीजिए, बौद्धन दहुआ जैसे सेना नायक पकड़े गए हैं, तो बखत बली ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। इस तरीके से हम बता सकते हैं आपकी हीरापुर या आप कहें साहेगढ़ की रियासत के बारे में, साहेगढ़ रियासत में, ठीक है। इस तरीके से आज का हमारा यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका बुंदेला विद्रोह उत्पन्न होता है। 1857 की क्रांति में बुंदेली रियासतों का क्या रोल था और आदि अन्य जो चीजें हैं उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं आज आपको बुंदेली रियासत का हमने छत्रसाल के विभिन्न संबंध, इसके अलावा जो रियासतें थी आपकी दतिया की रियासत, साहेगढ़ की रियासत, जैतपुर की रियासत आदि के बारे में पढ़ा और उनके प्रमुख जो शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।